आज हम देखेंगे ना फंडामेंटल्स ऑफ वेबसाइट। ठीक है, एकदम फंडामेंटल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन कि वाई। ठीक है, वेबसाइट करना क्यों ज़रूरी है, या फिर वेबसाइट हमें क्यों करना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए वेबसाइट। ठीक है, पहला फ्रीलांसिंग वगैरह का मैंने बता रखा है, उसको मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, है ना, वो बार बार वही चीज़ होगा तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन देखो वेबसाइट का क्या सीन है ना, आज की डेट पे आप कुछ भी काम कर रहे हो, एनी वर्क, भले आप साइबर सिक्योरिटी में चले जाओ, ठीक है, भले आप AIML में चले जाओ, ठीक है, भले आप किस में क्लाउड कंप्यूटिंग में चले जाओ, क्लाउड योर AWS, ठीक है, किसी में भी चले जाओ आप। ठीक है, एक चीज़ समझना कि हर एक चीज़ के लिए हमें इंटरनेट चाहिए होती है। मैक्सिमम जगह पे 99% जगह पे इंटरनेट चाहिए होता है, और जहाँ इंटरनेट है वहीं पर आपका होगा वेबसाइट। विथआउट वेबसाइट, एक बात बोल सकते हो ना आपकी, ये दोनों हैं, ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इंटरनेट है तो वेबसाइट है, इंटरनेट नहीं रहेगा तो वेबसाइट का कोई मतलब नहीं है, वेबसाइट नहीं है तो इंटरनेट का भी ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होने वाला, क्योंकि हर एक चीज़ तो सर्वर से जुड़ा हुआ है, और सर्वर में वेबसाइट होते हैं, डेटा होते हैं, है ना। तो दिस द थिंग, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और आज के डेट में जैसा इंटरनेट बढ़ रहा है वेबसाइट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को लाइव डेटा दिखाऊं, लाइव डेटा वेबसाइट अपलोड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, एक बार देखते हैं कोई ऐसा वेबसाइट है क्या जो लाइव डेटा हमें दिखाएगा। मुझे नहीं लगता कोई वेबसाइट होगा। कहने का मतलब ये है कि हर सेकंड, ठीक है, हर सेकंड इतने ज़्यादा अमाउंट में वेबसाइट आपकी अपलोड हो रही है कि कोई उसका मतलब वो नहीं है, काउंटिंग नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जो कि आप लोगों को डेटा दिखाएंगे, जैसे ये लोग देखो, ये लोग बोल रहे हैं रिट्रीव कर रहे हैं लोग डेटा को। ठीक है, कि कितने डेटा जो है, कितने टैबलेट सोल्ड किए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको दिखाता है। ये सब API से बनता है, पता है। हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो हम लोग जब API पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं बताऊंगा एक्चुअली कि ये सब कैसे बनाया जाता है, रिट्रीव कैसे किया जाता है डेटा को, और रियल टाइम पे हम कैसा डेटा देखते हैं कि अगर इस टाइम पे कितने सारे मेल्स जो है वो सेंड किए जा रहे हैं, तो वो भी दिखाता है यहाँ पे। ये तो रिट्रीव डेटा कर रहा है, शायद इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ वेबसाइट क्या है। वाई तो समझ में आ गया कि चलो हाँ, इतना ज़्यादा अगर इंटरनेट में वेबसाइट अगर अपलोड हो रहा है तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट तो होगी। ठीक है, विथआउट रिक्वायरमेंट किसी भी चीज़ को करने का या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ने का क्या मतलब। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट है, उसको हम पढ़ेंगे और उस रिक्वायरमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, दैट्स इट। ठीक, अब इसमें देखा जाए कि यार फंडामेंटल्स ऑफ वेबसाइट है क्या। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ वेबसाइट इज नथिंग बट योर कोडिंग। अब यहाँ पे कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में फ़र्क है। ठीक है, कोडिंग का मतलब होता है कि कोड लिखना इन मैनी लैंग्वेजेस लाइक HTML। एक बात पता होगा आप लोगों को, HTML इज नॉट एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम नहीं बोल सकते हैं। CSS ऑल्सो इज नॉट एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस अ लैंग्वेज। ये इसको बोलते हैं स्टाइल शीट लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका जावा स्क्रिप्ट। हाँ, जावा स्क्रिप्ट को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये लॉजिक बनाता है। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अपना क्या है ना कि प्रोग्रामिंग कोडिंग में यही फ़र्क है। कोडिंग का मतलब क्या हुआ कि कई सारे अलग अलग लैंग्वेज में हम काम करेंगे। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ कि हम लॉजिक बनाएंगे। बेसिकली लॉजिक का मतलब क्या है कि अगर मैं मूवी के लिए जाऊंगा, सपोज वीकेंड है, ठीक है, और मुझे मूवी के लिए जाना है, तो मैं मूवी के लिए अगर जाऊंगा तो क्या होगा, नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे लॉजिक बनता है कि अगर जाऊंगा तो, नहीं जाऊंगा तो, ट्रू हुआ तो क्या, फॉल्स हुआ तो क्या। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग जो है वो लॉजिक के बेसिस पे काम करता है पूरा। हमें क्या देखना है, हमें कोडिंग देखना है। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में मेरा, वो बोलता है कि हाउ वेबसाइट वर्क। ठीक है, हाउ वेबसाइट वर्क्स, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो ठीक, कैसे प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे। सपोज करता हूँ मैं कि एक कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ। कोई नाम बताओगे वेबसाइट का, कोई डोमेन प्रीफर करो ज़रा, बताओ कोई भी एक डोमेन प्रीफर करो। एनीबडी, कम ऑन गाइस। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एनीथिंग। मिंत्रा करें, मिंत्रा करते हैं। ठीक है,
देखो दिस इज मिंत्रा, अच्छा आई लिख दिया सो स्टॉप इट ऑफ मी, ठीक है, myntra.com, राइट। अब इसमें देखना कि क्या हो रहा है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, दिस इज योर डेवलपर टूल, ठीक है। कभी भी आपको डेवलपर टूल में जाना है, अगर बिगिनर भी हो तो समझना है इस चीज को, राइट क्लिक एंड देन इंस्पेक्ट। यहाँ से नहीं जाओगे तो यहाँ से भी जा सकते हो, देखो ये 3 डॉट है, यहाँ जाने के बाद मोर टूल के बाद में डेवलपर्स टूल, ठीक है। मैं सिंपल यहीं से प्रीफर करूंगा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करने का। तो यहाँ पे हमारी कोड खुल करके आ जाती हैं जो उस वेबसाइट में होती है, ठीक है। देखो ये सारे कोड खुल करके आ गए। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ पर नेटवर्क में जा रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, इस वेबसाइट पे क्लिक करूँगा myntra.com पे, तो नेटवर्क में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो मुझे देखना है, ठीक है। ये इसमें दिखाएगा कि हमारा कौन कौन सा फाइल का रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, रिस्पॉन्ड कैसे आ रहा है, एक बार देखना ज़रा। क्लिक करूँगा मैं तो कुछ कुछ यहाँ से लोड होना चालू हो जाएगा, देखो लोड होना चालू हो गया है, ठीक है। इसका टाइम भी मेरे को बता रहा है ऊपर में, पूरा लोड होना चालू हो गया, कितने सारे फाइल्स हैं देखो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ, सभी को दिख रहा है क्या, विजिबल है सबको? कंफर्मेशन देना है कोई प्लीज। यस सर। ओके दैट्स ग्रेट। देखो कितने सारे फाइल्स इसमें लोड हुए पड़े हैं, ठीक है। ये कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा थ्योरी के हिसाब से समझेंगे। अच्छा एक चीज़ समझना, अभी 3 से 4 दिन जो है ना, ये सिर्फ हम यही सब देखेंगे, एकदम बेसिक चीज़। तो जिन लोगों को अगर वैसा है कि यार हम तो HTML CSS आता है, ठीक है, लेकिन सर क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, इस टाइप का कुछ, तो टेंशन ना लेना, आराम से चलेंगे, लेकिन एक एक कड़ी को मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। अब समझना इसमें कि कैसे वर्क करता है एक वेबसाइट। यहाँ पे हम पेंटिंग में आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है मेरा शायद लैपटॉप। हम पेंटिंग में आते हैं, पेंटिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक वेबसाइट वर्क करता है, राइट। सपोज दिस इज माई लैपटॉप या फिर दिस माई PC, वट एवर इट मे बी, ठीक है। इसमें मैंने क्या ओपन करा, इसमें मैंने सिंपल सा ओपन करा ब्राउजर, ठीक है। क्या ओपन करा, ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर ओपन हो गया। अब ब्राउजर में मैंने क्या लिखा, एक वेबसाइट का नाम लिखा, मैंने लिखा myntra.com, ठीक है। ये क्या करेगा पता है, ये क्या करेगा, ये पूरे इंटरनेट में ढूंढेगा। अच्छा इसको ढूंढने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि आपको इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, दिस इज योर इंटरनेट बेसिकली, ठीक है, दिस इज योर इंटरनेट। कनेक्शन तो बहुत जगह होते हैं आपके इंटरनेट में, लगभग पूरा वर्ल्ड ही आपका कैप्चर होता है, ठीक है, दिस इज योर इंटरनेट। अब इंटरनेट में क्या होता है ना कि कई सारे ऐसे स्पेसेस होते हैं, जैसे कि मेरे पास में एक अपना मेरा PC है, ठीक है, रवि के पास में अपना एक PC होगा, ठीक। तो मेरे पास में जो PC है, रवि के पास में PC है, मैं उसका PC को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। रवि क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ जरा, मैं क्या तुम्हारे PC को एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कर सकते सर। डायरेक्ट तो नहीं कर सकता हूँ, है ना, बिना तुम्हारे परमिशन के तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अभी मैं यहाँ पर नहीं बैठा ऐसे नहीं हुआ कर हूँ, सकता। एग्जैक्टली तो कुछ क्रेडेंशियल तुम्हें मुझे देने होंगे उसको एक्सेस करने के लिए, राइट। वैसे ही क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास में अपने अपने हाँ अपने होता है अपने सर, जैसे टीम वीवर हो गया और कुछ भी हो गया, ऐसे लॉगिन एग्जैक्टली पासवर्ड और आईडी दे के आप कर दे सकते सकता हैं। हूँ मैं आपको। हाँ तो कुछ क्रेडेंशियल तुम्हें मुझे देने होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ होगा, ठीक है। वैसे ही क्या होता है कि जैसे वेबसाइट्स होते हैं ना, हर एक वेबसाइट के पास में अपना अपना एक स्पेस होता है, अपना अपना एक बोल सकते हो कि 2 GB का स्पेस होगा, 5 GB का होगा, किसी के पास 1 TB का होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल सर्वर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, सर्वर। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस सही कर देता हूँ, रुको। इसे हम सर्वर बोलेंगे, ये देखो एकदम सिंपल। सबके अपने अपने सर्वर होते हैं। ये सर्वर जो है, ये सर्वर है हमारा मिंत्रा का, मिंत्रा का, ठीक है। दिस सर्वर बिलोंग्स टू मिंत्रा। अब ये सर्वर बिलोंग टू मिंत्रा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब ये है कि एक तरह का हार्ड डिस्क है जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो हार्ड डिस्क इंटरनेट से जुड़ गया और उसमें सिक्योरिटी अगर इंप्लीमेंट हो गया तो उसको सर्वर बोलते हैं। इसमें और भी कई सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर समझने के लिए समझना है लेमन लैंग्वेज में, तो ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा हार्ड डिस्क, ठीक है, एक ऐसा हार्ड डिस्क जो कि 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड है और उसमें सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, देन दैट कुड बी कॉल्ड सर्वर।
अब ये क्या करेगा, Myntra.com जैसे ही हमने बोला, ठीक है, जैसे ही हमने Myntra.com बोला, ये एक रिस्पॉन्स भेजता है इसके पास में। समझना इस चीज़ को, ये ना क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स भेजेगा इसके पास में। कैसे, इंटरनेट से तो कनेक्टेड है, तो ब्राउज़र हमारा क्या करता है ना, ये इतना चालाक है कि वो तुरंत ढूंढ लेता है कि अच्छा मिंत्रा का सर्वर ये वाला है, तो इसको भेजता है। क्या बोल करके भेजता है पता है, ये बोलता है भाई सामने वाले ने Myntra.com जो है वो बोल करके तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारा एड्रेस दिखाया मेरे को, ठीक है। तो मिंत्रा क्या करता है, इसके पास में कई सारे ऐसे फाइल्स होते हैं, बहुत सारे फाइल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फाइल्स होते हैं, ढेर सारे होते हैं। सब फाइल्स अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, या फिर बंच ऑफ फाइल अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, ठीक है, कई सारे फोल्डर्स में भी होते हैं, ठीक। सपोज करते हैं कि ये क्या करेगा, जैसे Myntra.com इसके पास में रिक्वेस्ट आया, ये क्या बोलता है कि अच्छा Myntra.com बोला है, चलो ठीक है। तो Myntra.com के लिए क्या सीन है ना, कि तुम्हारा इतना फाइल जो है, ये 4 फाइल जो हैं वो Myntra.com के लिए अलॉटेड है सर्वर पे। ये 4 फाइल जो है वो Myntra.com के लिए अलॉटेड है। और ये फाइल कौन कौन से हैं, ये फाइल वही है, HTML फाइल हो गए, जावास्क्रिप्ट फाइल हो गए, आपके PNG फाइल हो गए, ठीक है, और भी कई तरीके के फाइल। तो Myntra.com क्या बोलता है, अच्छा Myntra.com के लिए चाहिए तुम्हें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 फाइल Myntra.com के लिए अलॉटेड है, और आप क्या करो कि ये 4 फाइल्स आप यहाँ से एज एन रिस्पॉन्ड ले जाओ। तो यहाँ पे क्या वापस गया, वहाँ पे वापस गया इस आपका HTML फाइल, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, PNG, या फिर और भी अदर, जैसे वीडियो अगर लगा रखा तो वीडियो फाइल, जो भी यहाँ पे अलॉटेड होगा ना Myntra.com के लिए वो जाएगा, ठीक है। URL अगर चेंज हुआ, इसको URL बोलते हैं, ठीक है, Myntra.com इज URL। अब URL अगर चेंज होता है तो यहाँ पे फाइल्स भी चेंज होंगी, ठीक, हो सकता है कुछ एडिशनल फाइल भी जाए। अगर हम यहाँ पर देखें ना तो कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है जो अभी हमने प्रैक्टिकल देखा, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। मैं दोबारा से रिफ्रेश करूंगा और दोबारा से देखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही मैं फाइल यहाँ पे अपलोड रिफ्रेश करता हूँ ना, वैसे ही देखना क्या होगा। ये क्या कह रहा, Myntra.com जो है अपने सर्वर के पास गया, और ये देखो वो सर्वर जो है एज एन रिस्पॉन्ड हमें कई सारे फाइल्स भेज रहा है, ठीक है। इसमें कई सारे फाइल्स हैं, और कौन कौन से फाइल्स है वो भी हम देखेंगे अभी। देखो हम चलते हैं ऊपर, ठीक है। नाउ दिस इज द टाइप्स ऑफ फाइल। ये देखो डॉक्यूमेंट फाइल है, ये स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जो है ये भी स्क्रिप्टिंग का है, ये स्टाइल है ना। क्या टाइप है इसका, स्टाइल शीट, जो मैंने पहले बताया था CSS को जो होता है स्टाइल शीट का टाइप होता है। और देखो PNG फाइल है, फैच फाइल है, स्क्रिप्ट फॉन्ट है ना, फॉन्ट का भी एक फाइल होता है, XML SVG फाइल, ठीक है, SVG जो है वो भी इमेज के कैटेगरी में आता है। स्क्रिप्ट फाइल, फैच फाइल, GIF फाइल, इसमें GIF भी कहीं पर लगा हुआ होगा, तो GIF को भी ये एज एन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड लेकर के आ रहा है। तो इतना समझ में आया क्या, कि एक बात बताओ कि अगर कोई पूछे कि वेबसाइट कैसे काम करती है, ठीक है, तो उसको बता पाओगे, पक्की बात है, इतना बता पाओगे, बताओ जरा कोई, एनीबॉडी गाइस कम ऑन। डिस्कनेक्ट हो गया क्या, ओके यस, ओके दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब पता है क्या, इसमें थोड़ा सा मैं साइबर सिक्योरिटी का हल्का सा एकदम बताता हूँ, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं मालूम, वो लोग क्या करते हैं कि आपका जो ये है ना ये जो रिक्वेस्ट जो आप कर रहे हो, ये रिक्वेस्ट, इसको बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। ये लोग बीच में बैठ जाते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे हैकर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे हैकर्स होते हैं, हैकर्स नहीं है, ठीक है, डॉल नहीं है ठीक है, ये हैकर्स है, ठीक है। ये हैकर्स क्या करेंगे कि आपने जो भी रिस्पॉन्ड भेजा है उसको ट्रैक कर देंगे, ऐसा भी इनके पास में होता है, उसको क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे, पकड़ लेंगे और देखेंगे कि क्या इस पे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है क्या जो कि हमें ज़रूरत हो। पहले क्या होता था, जब SSL सर्टिफिकेट नहीं होता था ना, SSL जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप भेज रहे हो, जैसे Myntra.com अगर जा रहा है, अगर मैं मैन इन द मिडल अटैक मारूँ, इसमें कुछ कुछ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग मार सकते हैं मैन इन द मिडल अटैक। लेकिन अगर मेरे पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे वेबसाइट पे है ना, जो भी मेरा डोमेन नेम है उस पे अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो पता है दिक्कत कहाँ आ जाएंगी, दिक्कत यहाँ पे आ जाएंगी कि ये जो Myntra.com है ना, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में ही जाएगा। और अगर ये है मेरे पास में, SSL सर्टिफिकेट अगर है मेरे पास में, तो ये जो Myntra.com है, ठीक है, ये जो Myntra.com है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं जाएगा, ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। इनक्रिप्टेड बोले तो AX
Y2002OMI2231 इस टाइप का कुछ, मतलब रैंडमली कुछ तो ऐसा रहेगा, है ना, जो कि इनक्रिप्ट हुआ रहेगा और उस फॉर्मेट में जाएगा, ना कि ये Myntra.com पे। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो SSL सर्टिफिकेट जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। हम देखेंगे कि SSL सर्टिफिकेट कैसे लेना भी है एक टाइम पे, जब हम अपलोड करेंगे वेबसाइट तो उस टाइम पे हम इसको देखेंगे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट SSL सर्टिफिकेट। और आपका ब्राउजर बेसिकली बोल सकते हो कि वेबसाइट किस चीज़ पे काम करता है वो है। अभी इसमें हम बहुत सारा चीज़ देखने वाले हैं, बट अब शुरुआत करेंगे हम किससे? सबसे पहला हमारा HTML से। ओके, अच्छा लिख लेता हूँ मैं सही है। ओके, HTML के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहला रिक्वायरमेंट जानेंगे हम। रिक्वायरमेंट जो होगा वो होगा आपका आइदर नोटपैड है ना, और एक ब्राउज़र। एक चीज़ समझना, हम नोटपैड भी ले सकते हैं या फिर कोई एक टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं, जिसपे कि मैं प्रीफर करता हूँ, या फिर बोलो कि वर्ल्ड के 95% डेवलपर्स प्रीफर करते हैं VS कोड। ठीक है, दिस VS कोड। VS कोड क्या है? एक टाइप का कोड एडिटर है जिसमें आप हर एक तरह के लैंग्वेजेस में प्रोग्राम या फिर आपके जो भी कोडिंग है वो कर सकते हो। ठीक है, प्रीफर ये करते हैं। तो VS कोड को डाउनलोड कैसे करना है? सिंपल है भाई, कोई इशू नहीं है। सीधे यहाँ पर जाएंगे अपन, है ना, यहाँ पे लिखेंगे VS कोड डाउनलोड। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखो इसके लिए फाइल वाइल सारा आया है। ओके, नाउ दिस द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ VS कोड। यहाँ पर आप जाओ, जाने के बाद में यहाँ से डाउनलोड। ठीक है, जो भी है आपके पास में, अगर लिनक्स है तो लिनक्स, मैक तो मैक, सबके लिए अवेलेबल है ना। और सीधे सीधे इसको इंस्टॉल कर लेना है। होपफुली इंस्टॉल में किसी को प्रॉब्लम नहीं आता होगा, है ना। चलो, इतना देखने के बाद में अब हमारे पास में क्या है? इसको इंस्टॉल करने के बाद में अपन सेट कर चुके हैं इसको, राइट। सेट करने के बाद में क्या करना है? सीधे सीधे चलना है, VS कोड ओपन करना है। देखो VS कोड, ठीक है, कैसे एक एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं वो देखना। ओके, ये हमने कल का कोड लिख रखा था, राइट। कल का कोड हटाएंगे हम बोलेंगे कि भाई हमें न्यू चाहिए, एकदम एकदम न्यू। ठीक, न्यू फाइल दे देगा मेरे को लगता है। थोड़ा सा स्लो जा रहा है। न्यू विंडो, मेरे को न्यू विंडो चाहिए। ओके, नाउ दिस इज योर न्यू विंडो। जब आप ओपन करोगे तो ऐसा नहीं आएगा, एक वेलकम स्क्रीन आएगा, तो उसको आप टैब को क्लोज कर देना, राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखो ये वेलकम स्क्रीन आएगा, ठीक है, तो इसको हमें क्लोज कर देना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। हमें क्या करना है? न्यू पे क्लिक करना है। न्यू में ये पूछेगा टेक्स्ट फाइल चाहिए, क्या चाहिए? मैं बोलूँगा चलो टेक्स्ट फाइल चाहिए मेरे को फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा? देखो HTML ना, HTML इज ऑल अबाउट, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। अगर इसको सीख डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक। HTML इज ऑल अबाउट योर टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, HTML जो है ना, इस पे सिर्फ और सिर्फ टैग होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके। अब सोच रहे हो कि भाई टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम टैग को पढ़ेंगे, टैग होता क्या है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लिखने के लिए ना हमें एक स्पेसिफिक कमांड की ज़रूरत पड़ती है, लाइक H1 इज़ अ टैग। टैग कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, इसमें H1 लिखा हमने, बीच में कुछ भी लिख सकते हो, ये आपका प्लेस है, ठीक है। ये जो मैंने डॉट डॉट दिया है ये आपका प्लेस है, इसमें कुछ भी लिख सकते हो। एंड दिस इज योर क्लोजिंग टैग। एक टैग का ये खासियत होता है कि एक टैग जो है ना उसका एक नाम होता है, दिस योर नेम। इस टैग का नेम क्या है? H1। टैग का ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है। होपफुली समझ में आ गया होगा। क्लोजिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, एक स्लैश एक्स्ट्रा लगता है, दैट्स इट। ठीक है, हाँ, कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिसका क्लोजिंग नहीं होता है, लाइक इमेज के लिए जो हम करते हैं तो इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। BR करके एक टैग होता है, उसका कोई क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है। और भी कई सारे ऐसे टैग्स हैं जिसका क्लोजिंग नहीं होता है, बट इतना समझना कि दिस इज कॉल्ड टैग, ये एक कंप्लीट टैग हुआ, ठीक है। इसके अलावा H1 टैग जो होता है उसका इफेक्ट कैसा होता है वो पहले हम देखते हैं। चलो, कॉपी करा मैंने, यहाँ पर चलेंगे, पेस्ट कर देंगे। देखो ये अभी तक नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको ना सेव नहीं करा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगर सेव नहीं करे हो तो फिर काम वाम नहीं चलने वाला। तो मैं क्या करूँगा, इसको सीधे सीधे जाऊँगा फाइल और बोलूँगा कि सेव करना है भाई साहब इसको। ये देखो यहाँ से सेव होगा। सेव करूँगा मैं अपने डेस्कटॉप पे, या फिर डॉक्यूमेंट्स में ही सेव करते हैं अपन, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे एक न्यू बनाते हैं फोल्डर। फोल्डर का नाम रहेगा कि Day 1, ठीक है। Day 1 के अंदर में हमने इसको सेव करना है। अब एक चीज़ ध्यान देना, सेव करने के टाइम पे TXT नहीं लगेगा, जो भी आपको नाम लिखना है, ठीक है, वॉट एवर इट मे बी। Day 1 करके लिख दिया मैंने, लेकिन डॉट के बाद में HTML लगाना है हमें, ठीक है। डॉट के बाद में HTML। अगर HTML नहीं लगाओगे तो ये HTML का कोड को रीड नहीं करता है बेसिकली। ओके, मैंने हिट एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे आ गया day1.html, ठीक है। और इसके अंदर हमारा कोड लिख रखा है। इसके जगह पे हम कुछ लिखेंगे लाइक वेलकम ऑल लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसे रन कराना है तो दो मेथड है, या तो जहाँ पर हमने सेव करा है वहाँ पर जाकर डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्टली रन कर जाएगा। जैसे यहाँ पर गया मैं, डॉक्यूमेंट में हमें जाना बेसिकली, तो मैं डॉक्यूमेंट में यहाँ पर गया। जाने के बाद में यहाँ पर Day 1, ठीक है। Day 1 में जाने के बाद में ये देखो day1.html यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली डबल क्लिक करूंगा ना मैं तो ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वेलकम ऑल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यार देखो बार बार ये फोल्डर में जाना ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो जहाँ पे आप कोड कर रहे हो ना वहीं से आप ओपन कर सकते हो। कैसे? सीधे यहाँ पर जाना है, राइट क्लिक एंड देन कॉपी पाथ। कॉपी पाथ का मतलब क्या है कि उसका एड्रेस हम कॉपी कर रहे हैं। और इतना करने के बाद में एक टैब ओपन करना न्यू, है ना, और यहाँ पे जाके इस वाले सेक्शन में जा करके पेस्ट कर देना है इसको। दैट्स इट। जैसे ही पेस्ट करोगे आपका ओपन होकर के आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं, लेफ्ट राइट लगाते हैं, सो दैट कि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा रिजल्ट दिखेगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोड करेंगे अपन, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप लोग नॉर्मली पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको क्या बताया जाएगा, भाई देखो ये HTML टैग होता है, ठीक है। इसके अंदर में स्टाइल टैग आती हैं। स्टाइल टैग के बाद में यहाँ पे बॉडी टैग आता है। कितनों ने ये देख रखा है वो बताना ज़रा, कितनों ने ये देख रखा है? ओके, एक का तो मेरे को आवाज़ सुनाई दे दिया, बाकियों ने भी देख रखा है क्या? बताना ज़रा कितने लोग ने देख रखा है, ठीक है। यस दिस इज़ सर। अ गुड मैथड एक्चुअली, दिस इज़ अ गुड मैथड। ये आपका तब काम करेगा जब आपको एक वेबसाइट अपलोड करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप फ्रंट एंड के इंटरव्यू में बैठते हो ना तो HTML में सवाल जो पूछा जाता है, अगर सवाल पूछा गया HTML में तो आपको ऐसा भी उठा करके पूछ देगा कि एक बात बताओ कि मैंने सिर्फ एक पेज को HTML फॉर्मेट में सेव करा है, ठीक है। उसके अंदर मैंने H1 टैग लिखा है और उसको क्लोजिंग दिया है, उसके बीच में हेलो ऑल लिखा है या फिर वेलकम ऑल लिखा है, तो क्या उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा भी कई बार ये होता है। अच्छा एक बात बताना ज़रा, मैं अभी इसको रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक रिफ्रेश नहीं करूँगा तब तक ये इस कोड को लोड नहीं करेगा। मैं क्या करता हूँ, सब हटाता हूँ, मैं लिखूँगा हेलो एवरीवन डिटेक्ट मी। अगर मैंने ये लिखा, मैंने कोई टैग नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिया है, ठीक है, क्या लगता है एरर आएगा या फिर यहाँ पे Yes. कुछ कुछ नहीं आएगा? टेक्स्ट एरर लिखा है। ओके, और कोई? एरर नहीं आएगा सर। ओके, जो लिखे हैं वही आएगा सर। जो लिखा है वही आएगा, एग्जैक्टली जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना, हेलो एवरीवन डिटेक्ट मी, ठीक है। HTML का एक खासियत है कि अगर आप नहीं भी लिखोगे ना कुछ टैग वैग तो भी ये नॉर्मल टेक्स्ट को तो वो देगा ही देगा, ठीक है। तो इतना समझना, कई बार ऐसा हो जाता है इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है विदाउट एनी एट्रीब्यूट और एनी टैग, तो बताओ कि क्या वो एरर थ्रो करेगा या फिर वो डिस्प्ले ही नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पे फंस जाते हैं वो लोग। हालांकि इसको लिखने का सही तरीका क्या है, एक टैग हम HTML का देते हैं, एक टैग हम स्टाइल का देते हैं, ठीक है, और एक टैग हम देते हैं यहाँ पे बाहर में बॉडी का। क्या क्या काम होता है वो थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। एक चीज़ देखना, स्टाइल टैग के अंदर में जितने भी, सॉरी स्टाइल नहीं होता, ये हेड टैग होता है, माफ करना, ठीक है, ये हेड टैग होता है। बेसिकली ये होता क्या है ना, देखो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में दो बॉक्स है, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये। इस बॉक्स में क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे लिंक्स है ना, जो भी चीजें इस वाइट एरिया में कवर नहीं होगी उस चीज को हम हेड के अंदर में डालते हैं, और जो भी चीजें इस वाइट एरिया में कवर होगी, मतलब कि आपके स्क्रीन पे कवर होती है
जो भी एलिमेंट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे होते हैं उन सभी चीज़ को हम बॉडी के अंदर रखते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है, जैसे कि अगर मुझे H1 लिखना है, H1 मैंने यहाँ लिखा, मैं लिखूंगा हेडर 1, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसे, हेडर 1 यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये हेडर 1 क्या लगता है, अगर ये हेडर 1 मैं अगर कॉपी कर दूं और यहाँ पर लिखूं एज पर द रूल, क्योंकि ये रूल है ना, कि हेड के अंदर में हमें सिर्फ लिंक्स वगैरह को देने हैं, तो क्या वर्क नहीं करेगा क्या? ऐसा कोई बात नहीं होता है, ठीक है। देखो ये दो हेडर 1 दो दिखा रहा है, ये पहला वाला, ये इसमें 2 कर देता हूँ, चलो ऊपर वाले में देखो ये 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन हमें क्या करना होता है कि उस चीज़ को ना, कभी भी आप कोड लिखते हो तो उसको एक ना फॉर्मेट में रखना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में रखना, सो दैट कि ये अगर अलग अलग चीज़ें रहेंगी ना तो हमें देखने में आसानी होती। एक दूसरा कि जब कभी भी आपको कोड में बग फाइंड करना होगा या फिर बग फिक्स करना होगा या फिर कुछ ऐसा चेंजेस करना होगा, अभी तो ये कोड दिख रहा है 10 लाइंस का, लेकिन कोड पता है कैसे कैसे होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 19,000 लाइन तक का कोड लिख रखा है मैंने, 19,000 तक के कोड लिख रखे हैं, ठीक है। तो उसमें सोच के देखो कि कैसे, अगर कुछ मेरे को एरर अगर फाइंड करना है या फिर कुछ ऐसा चेंज करना है, कैसे करूँगा, हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये बस इसलिए है ताकि एक एसईओ में ये मदद करता है, ताकि जब गूगल आता है ना हमारे वेबसाइट में, गूगल क्या करता है कि जैसे आप ये मान लो ये कोड लिख लिया आपने, कोड लिखने के बाद में आप वेबसाइट को अपलोड कर दोगे ऑनलाइन, तो गूगल को तो बताओगे कि भाई गूगल हमने जो है कोड लिख रखा है और अपना वेबसाइट अपलोड कर दिया है। कौन से डोमेन में अपलोड कर दिया है? Myntra.com में अपलोड कर दिया है। गूगल को आप बताओगे, ठीक है। गूगल क्या करेगा कि गूगल इस Myntra.com में आएगा और आपके जितने भी कोड है उसको क्राउल करेगा, मतलब कि स्कैन करेगा और वो अपने अंडर में ले लेगा, ठीक है। क्यों लेगा? क्योंकि हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना तो वो गूगल में शो हो रहा है, ना कि आपके ये यूआरएल सेक्शन में, ठीक है। आपको एक सर्च इंजन का जरूरत होता है तो गूगल में शो करता है, तो गूगल को आपको एक टाइम पे बताना होता है। अब गूगल जब स्कैन कर रहा होगा ना, तो अगर आपने ये H1 टैग इसके अंदर लिख रखा होगा या फिर बॉडी का जितना भी एलिमेंट है वो इसके अंदर लिख रखा होगा, तो उसको क्रॉल ही नहीं करेगा उसको, ठीक है। उसको क्रॉल ही नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसने क्या लिख रखा है। वर्क तो आपका करेगा, पक्का वर्क करेगा, है ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका वेबसाइट एकदम वैसा ही दिखेगा जैसे आपने बना रखा होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। H2 मैंने अभी यहाँ से हटा दिया, खैर यहाँ पर अगर मैं हेडर 2 दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये परफेक्टली वर्क करेगा, एकदम परफेक्टली, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाएगी? जब क्राउलिंग होगा ना गूगल का, उस टाइम पे दिक्कत आ जाएगी कि सिर्फ बॉडी के अंदर का चीज़ों को क्राउल करेगा, वो उसके अंदर के जितने भी कंटेंट है उसको खाली क्राउल करके लेके जाएगा, ठीक है, स्कैन करके लेके जाएगा बेसिकली। ओके, एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न कि इसके अंदर सिर्फ लिंक रखेंगे हम, ताकि देखने में आसानी हो अपने को। अब इसमें H1 जो है, इसमें थोड़ा सा बेसिक चलते हैं थोड़ा सा, है ना। कहाँ तक जा सकते हैं हम? ये टोटल जा सकते हैं हम 6 तक। कैसे देखना ज़रा, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 देता हूँ, यहाँ पे 3 देता हूँ, यहाँ पे 4 देता हूँ, साइज का डिफरेंस होता है खाली, ठीक है। अब बोल्डनेस का 7, मैं 7 तक गया, 7 6 5 4 3 2, ठीक। अब देखना कि क्या होता है। देखो हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, हेडर 4, हेडर 5, हेडर 6, ठीक है, 6 तक गया है। नंबर भी चेंज कर दूं क्या? चलो चेंज कर ही दिया है, 4 5 6 7। अब 7 का क्या सीन होगा वो देखो। 7 क्या हुआ? ये नॉर्मल टेक्स्ट के जैसा है, जैसे हमने Myntra.com एकदम नॉर्मल टेक्स्ट लिखा था ना। हेडर 7 कैसा एक्ट कर रहा है? वो एकदम नॉर्मल टेक्स्ट के जैसा एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज नहीं है। हेडर 1 के अंदर में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, हेडर 2 के अंदर में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है? ये थोड़ा सा बोल्ड है, ठीक है, H2 से बड़ा है, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा हट के दिख रहा है, ठीक। ये इस पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं। अब सोच रहे होगे कि भाई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आया कहाँ से, ठीक है, किसके किसके दिमाग में आएगा? जिसके पास में एबिलिटी होगा ना कि हाँ मैं सोच सकता हूँ, तो वो सोचेंगे कि भाई ये जो है, हमने तो ना तो कुछ करा है, हमने तो सिर्फ एक कोड लिख दिया बस, ये सिंपल सा इतना लिखने से ऐसा बोल्ड हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक चीज समझना कि इस कोड को कौन पढ़ता है पता है? कोड को ना पढ़ने के बाद में एग्जीक्यूट एक पर्टिकुलर मशीन करता है। जैसे कि आप लोग अगर सी लैंग्वेज पढ़ रहे होगे, सभी कॉलेज के हो, पता है मेरे को, सी लैंग्वेज पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में क्या होता है? कंपाइलर होता है, जो कि उस कोड को, जो भी कोड हम लिखते हैं, लाइक printf लिखा हमने,
कोई भी एक कमांड दिया, तो उसको कंपाइलर क्या करता है, वो रीड करता है, समझता है, समझने के बाद में उसका आउटपुट देता है, राइट, उसका आउटपुट देता है। तो यहाँ पे पता है ये कंपाइलर का वर्क कौन कर रहा है, कंपाइलर का वर्क कर रहा है यहाँ पे ब्राउज़र। इसके अंदर पे भी इंजन्स होती हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंजन्स और भी कई सारे इंजन्स होती हैं। इस वजह से इसमें ना कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि ये टैग, दिस टैग, ये टैग ऑलरेडी ब्राउज़र के अंदर में, हर एक ब्राउज़र के, दुनिया के हर एक ब्राउज़र के अंदर में ये टैग्स का डिस्क्रिप्शन होता है कि अगर ये टैग सामने वाले ने लगा दिया, ओपनिंग ऐसा, क्लोजिंग ऐसा, ठीक है, तो इसके बीच में जितने भी टेक्स्ट हम उसने लिख रखा है उसको कुछ कुछ ऐसा प्रॉपर्टी से हमें लगाना है। अगर H2 लिख रखा है तो ऐसे प्रॉपर्टी से लगाना है, H3 लिख रखा है तो ऐसे प्रॉपर्टी से लगाना है, ठीक है। तो ये जो है ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कहाँ पे, ये ब्राउज़र पे। हमारा इसमें कोई रोल प्ले नहीं है, हमारा कुछ रोल ही नहीं है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि कोड को देख रहे हैं कि अच्छा भाई ये कोड है, जो कि कौन समझता है, ब्राउज़र समझता है, सिर्फ ब्राउज़र समझता है, और उस हिसाब से हम उसको कोड को यूज़ कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लाइक देखो H7 जो है वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो H7 क्या हुआ, इसने एरर नहीं थ्रो किया, ठीक है, HTML ने क्या करा, उसने एरर नहीं थ्रो किया, लेकिन इसने क्या करा कि जो टेक्स्ट था उसको एकदम नॉर्मल फॉन्ट में लिख दिया। लाइक अगर मैं एक काम करता हूँ, कोई अपना नाम बताना जल्दी से, एकदम से जल्दी से नाम बताना, कोई क्विकली गाइस। रवि सर। रवि, रवि पूरा एक्टिव है आज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रवि लिखता हूँ यहाँ पे टैग के नेम में। देखो ओपनिंग क्लोजिंग हो गया रवि के टैग का, है ना, हेलो आई एम रवि, ऐसा इसने कुछ लिखा, ठीक है। ओपनिंग है प्रॉपर, ओके, क्लोजिंग है प्रॉपर, देखो ओके, हेलो आई एम रवि लिखा हुआ है। अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो ये पता है क्या देगा, देखो हेलो आई एम रवि, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हेडर 7 के बाद में हेलो आई एम रवि आ रहा है, हेडर 7 के बाद में हेलो आई एम रवि आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टैग जो है वो हमने गलत लिख दिया, या फिर इसमें एक प्राविधान है कि आप अपने नेम से भी टैग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही फिर एसईओ के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गूगल क्या करेगा, गूगल देखेगा कि भाई गूगल भी तो कहीं ना कहीं ब्राउजर से ही जुड़ा हुआ है ना, तो उसे पता है कि कौन कौन से टैग इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा एक बात पता है, एसईओ से रिलेटेड एक बात आया तो मैं बता ही देता हूँ, है ना, याद आ रहा है मेरे को। अगर आप H1 में कुछ टेक्स्ट देते हो ना, तो गूगल ना उसको प्रायोरिटी 1 में रखता है। अगर आपने H2 में कोई वर्ड दे रखा है, कुछ भी टेक्स्ट दे रखा है, ठीक है, तो वो प्रायोरिटी 2 में जाता है सर्च इंजन के टाइम पे। जब कभी भी आपका कोई एक पर्टिकुलर चीज सर्च होता है, लाइक मिंत्रा सर्च हुआ, मिंत्रा सर्च करा मैंने, ठीक है, तो अगर आपका वर्ड जो है वो हो सकता है कई सारे अलग अलग वेबसाइट्स में हो सकता है, ये मिंत्रा वर्ड जरूरी थोड़ी कि मिंत्रा.com पे ही होगा। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगिंग साइट्स होंगे जिसमें कि मिंत्रा के बारे में बता रखा होगा, या फिर कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते होंगे तो मिंत्रा के वर्ड को उन्होंने अपने वेबसाइट में यूज़ करा होगा। तो ब्राउज़र क्या करता है, देखता है, प्रायोरिटी देखता है, ठीक है, कि किस में सबसे ज़्यादा क्लिक्स हैं। बहुत सारी चीज़ होती हैं, क्लिक्स किस में सबसे ज़्यादा है ना। अगर क्लिक मान लो कोई ऐसे 20 वेबसाइट है जिसमें कि बराबर का क्लिक है, 5-5 मिलियन 20 वेबसाइट में है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसमें प्रायोरिटीज़ देखेगा, प्रायोरिटीज़ देखेगा कि H1 के टैग में कितने ज़्यादा बार मिंत्रा का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो एसईओ में आएंगे तो इसमें भी मतलब काफ़ी मज़ेदार है एसईओ भी, ठीक है। इतना समझना कॉन्सेप्ट कि मिंत्रा का अगर एक वर्ड है ना, और उसको हमने H1 टैग के अंदर में लिखा है तो वो कितना इम्पैक्टफुल होता है। H1 का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, उसके बाद H2, H3, H6 तक जाता है प्रायोरिटी। H6 के बाद में कहाँ गिरता है, पैराग्राफ टैग में, पैराग्राफ टैग में, ठीक है। पैराग्राफ टैग में आप कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हो, जैसे कि अगर कुछ वर्ड्स मेरे को जनरेट करने हैं, मैं लॉरेम लिखने के बाद मैं एंटर मारूंगा ना, तो देखो ये कुछ कुछ टेक्स्ट मेरे को, रैंडम टेक्स्ट है ना, वो मेरे को जनरेट करके देगा। ये रिफ्रेश, ये देखो पैराग्राफ टैग, ठीक। इसको फिलहाल के लिए मैं हटाता हूँ थोड़ा सा। बस बताने का इतना मतलब था कि अगर कुछ ऐसा टैग है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ब्राउजर में और गूगल को भी पता है, तो उसका प्रायोरिटी वो हाई रखेगा गूगल, ठीक है, व्हेन वाइल एसईओ। लेकिन अगर कुछ आपने ऐसा टैग दिया है जो कि नाम आपने खुद से रख दिया, या फिर नाम गलत है ना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसके अंदर को टेक्स्ट को क्राउल तो करेगा वो, ठीक है, लेकिन उसको फिर प्रायोरिटी एकदम लो में रखेगा, एकदम नीचे लो में, ठीक है। तो आपने भले कितने अच्छा चीज़ें लिख रखी हो, कितने अच्छे कंटेंट लिख रखी हो, तो वो क्या करेगा, उस टैग के नेम के वजह से उसको नीचे लेकर के जाएगा, ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी आई टैग होती है, आई फॉर इटैलिक, ठीक है, इटैलिक,
आई एम इटैलिक ऐसा कुछ करके रिफ्रेश करेंगे तो देखो आई एम इटैलिक करके यहाँ पे आ रहा है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दिया क्या, H7 आई एम इटैलिक हेलो आई एम रवि सारा एक ही लाइन में आ रहा है। इसको अगर लाइन ब्रेक करना है ठीक है, तो लाइन ब्रेकिंग के लिए ब्रेक होता है, BR होता है, जो कि मैंने अभी अभी बताया। अगर मैं एक लिखता हूँ BR, ये टैग का क्लोजिंग नहीं होता है, ध्यान देना, ये इस टैग का क्लोजिंग नहीं होता है ठीक है। लेकिन जहां पर भी हमने इसको लगा दिया वहां से एक लाइन का ब्रेकिंग कर देता है ये। जैसे H7 के बाद में हमने लगाया तो H7 के बाद में इस प्लेस पे, जो देख रहे हो ये हाईलाइटिंग प्लेस, इस प्लेस पे ये क्या करेगा कि एक लाइन ब्रेक कर देगा। देखना जरा, रिफ्रेश, एक लाइन ब्रेक कर दिया। आई एम इटैलिक के बाद में अगर लगाऊंगा मैं एक BR टैग तो ये क्या करेगा, एक लाइन फिर से ब्रेक कर देगा ठीक है। रवि के बाद में लगाऊंगा BR टैग तो एक लाइन ब्रेक कर देगा अगेन ठीक है। अच्छा एक मेरे को लाइन चाहिए, देन BR की जगह HR अगर लगा दोगे ना तो एक लाइन आ जाता है। जैसे कि BR यहाँ पर तो लिखा हुआ है इटैलिक के बाद में, तो इटैलिक के बाद में मैं एक काम करता हूँ HR लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रॉ इसको बोला जाता है ठीक है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखो एक लाइन आ गया पूरा। अब इस लाइन को कैसे विड्थ वगैरह इसका सेट करते हैं ठीक है, इसका थिकनेस कैसे सेट किया जाता है, कलर कैसे सेट किया जाता है, ये सारा चीज हम देखेंगे HTML के एट्रीब्यूट में ठीक है, जो कि CSS का भी पार्ट है। लेकिन अब एट्रीब्यूट अगर देखा जाए ना, एट्रीब्यूट सिंपल होता है यार। अगर मैंने कुछ एक टैग लिखा और टैग का ये प्रॉपर्टी है, बाकी चीज़ों को मैं हटाता हूँ फॉर अ वाइल ठीक है, बाकी चीज़ों को मैं हटाता हूँ। अब ये समझना कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है कि अगर H1 मैंने लिखा और इस टैग का कोई एक अपना प्रॉपर्टी है, जो कि प्रॉपर्टी ये है ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी में मुझे सपोज कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ तो चेंजेस करने हैं। सपोज मुझे नहीं लग रहा है कि यार ये ऐसा होना चाहिए है ना, या फिर मुझे लग रहा है कि यार इसमें कुछ और एक्स्ट्रा देना चाहिए ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उस टैग पे एट्रीब्यूट लगाते हैं। मतलब इस टैग का जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को इनहेंस करने का काम बोल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या, उसको इनहेंस करने का। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कलर ठीक है, कलर इज इक्वल टू रेड, देखते हैं वर्क करता नहीं करता है। नहीं ये वर्क नहीं करा, BG कलर लिख करके देखता हूँ, ये रेड दिखा रहा है ठीक है, मतलब ऐसे ही वर्क नहीं करेगा। चलो कोई नहीं, बेसिकली काम क्या होता है ना, एक मैं सिंपल सा दिखाता हूँ, चलो CSS का ही पार्ट है ना। अगर कंफ्यूजन होगा तो माफ़ कर देना, लेकिन सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूँ इसको। ओके इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। उफ, एक मिनट देना मेरे को, मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। देखो एक बार है ना, मैंने क्या लिखा, एक एट्रीब्यूट दिया स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड, ऐसा कुछ दिया। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये रेड हो गया। ये अपना प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहा है ठीक है, प्रॉपर्टी अपना नहीं छोड़ रहा है, उतना ही बोल्ड है, उतना ही बड़ा है। बस मैंने क्या करा कि एक सिंपल सा एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर दिया विच इज रेड, रेड इन कलर ठीक है, जो क्या करता है कि इसको रेड कलर में दे देता है। अब जो एट्रीब्यूट है इसके बारे में हम कल बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, इमेज वगैरह ए टैग का हम देखेंगे ठीक है। और एट्रीब्यूट जो होता है ना वो सिंपल होता है, एक चीज समझ के जाना आज में। एट्रीब्यूट, दिस इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, दैट्स इट, यही है। HTML अगर आपको पढ़ना है तो टैग हो गया, टैग समझ लिया, ये एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट के अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूट का नेम और एट्रीब्यूट का वैल्यू कैसे दिया जाता है वो समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ जाता है तो HTML तो खत्म है आपका ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कल के क्लास पे। कल अपना क्लास है क्या, आज क्या है, आई थिंक कल सैटरडे है, हाँ कल हमारा क्लास होगा, कल हमारा क्लास होगा ठीक है। तो कल के क्लास में हम अपने HTML को कंप्लीट कर देंगे और देख लेंगे कैसे कैसे इमेज वगैरह इसमें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं यार। अगर एक मैं सिंपल सा इमेज का अगर एग्जांपल दे करके छोड़ के जाऊँ ना, देखो IMG लिखेंगे, हिट एंटर करेंगे तो इसमें कई सारे ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं। इस वजह से मैं बोल रहा था कि एट्रीब्यूट का जानकारी होना जरूरी है। दिस इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट ठीक है। इसको अभी फिलहाल मैं हटा रहा हूँ, इसके बारे में बता दूंगा, डोंट वरी। दिस इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट। अब इस एट्रीब्यूट का ये जो एट्रीब्यूट है SRC, इसका क्या वर्किंग है। पहला, इसका जो वर्किंग है ये सिर्फ IMG के साथ में काम करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या, ये कोई भी एक इमेज का सोर्स को अपने में होल्ड करने का कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कि अगर मैं कुछ एक इमेज निकालूं, सपोज फ्लावर इमेज में निकालता हूँ
मैंने सिर्फ फ्लावर लिखा, ठीक है। इसके अंदर क्या होल्ड कर सकता है, एक इमेज का लिंक, ठीक है, या फिर इमेज का पाथ। पाथ क्यों बोल रहा हूँ मैं, पाथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोच के देखो, हमने जो ये कॉपी पेस्ट करा था यहाँ पर, याद है, राइट क्लिक करा था, उसके बाद कॉपी पाथ करा था, और कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पर गए और पेस्ट करा, तो उस पाथ से ये वेबसाइट खुल गया था। ठीक वैसे ही जैसे Myntra.com से खुला था, ठीक है। तो यूआरएल बोलो या फिर पाथ बोलो। तो ये देखो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इमेज सेक्शन पे। मेरी स्क्रीन लैग तो नहीं हो रही है, बता देना हाँ प्लीज़। किसी की आवाज़ ज़रूर लैग की ना, मुझे पता ही था। गाइस एम आई ऑडिबल टू ऑल, एम आई यस सर। ऑडिबल, ओके ठीक है। चलो एक फ्लावर का लेते हैं ना, इसको लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। देखो ये एड्रेस, पाथ, यूआरएल एक ही चीज़ होती है, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, इस इस इमेज का मुझे क्या करना है, इमेज का एड्रेस चाहिए, तो उसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर जा करके मैं पेस्ट कर दूंगा। देखो ये काफ़ी लंबा पाथ है भाई, दूसरा पाथ देखो, इसका मैं लेता हूँ, चलो इसको बोलते हैं कि भाई हटो तुम, पेस्ट। ओ हो। चलो इसका लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं। इतना लंबा क्यों आ रहा है भाई, रुको ज़रा, ये बार देखते हैं इसका पाथ क्या है। बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा बड़ा पाथ आ रहा है। एक काम करते हैं, मेरे वेबसाइट में चलते हैं, मनीष वेबटेक, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ झोल झपाटा नहीं होगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। manishwebtech.com करके एक मेरा वेबसाइट है, ठीक। और पता है, और थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन में है ना, दिस माई वेबसाइट, ठीक है। ऑल अबाउट में अगर चलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा manishwebtech.com, ठीक है। manishwebtech.com को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे ये एक बच्चा का इमेज है, ठीक है, ये बबुआ का इमेज है एक छोटा सा। मैं इसका इमेज को कॉपी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इमेज का एड्रेस मैं चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा, मिल गया मेरे को कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, manishwebtech.com यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब हम कोड में जाएंगे, अपने कोड में जाएंगे अपने, ध्यान से एकदम देखना, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। ये देखो, ये हमने कोड करके रखा हुआ था, सोर्स लगा रखा था, सोर्स का एट्रीब्यूट नेम है ना। अब इसको वैल्यू देंगे, हम क्या देंगे, कंट्रोल वी, क्या आया, एक एड्रेस को लोकेट कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, manishwebtech.com के अंदर पे WP कंटेंट के अंदर पे अपलोड नाम का एक फोल्डर है, अपलोड नाम का एक फोल्डर है। फोल्डर के अंदर 2023 दिया हुआ है, उसके अंदर 09 दिया हुआ है, उसके अंदर ये इमेज का पाथ, और इमेज कौन सा है, PNG टाइप है इमेज का। सारा इन्फॉर्मेशन समझ में आया कि एक किसी पर्टिकुलर सर्वर पे, ये क्या है, एक टाइप का सर्वर ही तो है। manishwebtech.com जो है ये ऑनलाइन होस्ट हुआ पड़ा है, मतलब कि एक सर्वर को पॉइंट कर रहा है। तो एक सर्वर के अंदर, फोल्डर के अंदर जाते जाते इसने क्या करा, एक इमेज को टारगेट करा है, ठीक है। इमेज का पाथ आ गया मेरे पास में, इस रिफ्रेश करता हूँ। अब उस बच्चे का यहाँ पर इमेज आ जाएगा, कहाँ गया बच्चा, ओ बहुत बड़ा है, बड़ा बच्चा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ, क्या करूँगा, अगेन एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होगी, विड्थ की एट्रीब्यूट होती है, मतलब कि चौड़ाई, हिंदी में अगर बोला जाए तो चौड़ाई, विड्थ का मतलब होता है कि विड्थ, अब विड्थ का ऑब्वियसली मतलब तो विड्थ ही होगा इंग्लिश में, ठीक है। विड्थ में कितना दूंगा, 200, ये बेसिकली पिक्सल में होता है, 200 पिक्सल दूंगा। तो देखो विड्थ ये 200 हो गया, अगर इसी को मैं 100 करूँ तो इसका आधा हो जाएगा, आधा हो गया, ठीक है। इसी को मैं 400 कर दूं तो इसका 4 गुना बड़ा हो जाएगा, हो रहा है। तो हमने क्या करा बेसिकली, ठीक है, हमने क्या करा बेसिकली कि इमेज डालने के बाद में सोर्स तो हमने डाल ही दिया था, सोर्स में हमने इमेज डाल ही दिया था, लेकिन उस इमेज को अगर हमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है तो वो किसके हेल्प से किया जा सकता है, एट्रीब्यूट। अगर इस इमेज टैग के अंदर में सोर्सेज जोड़ने हैं तो एट्रीब्यूट का यूज होता है। दोनों केस में देखना, एक एक टैग में आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, लेकिन उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, एट्रीब्यूट दिया, ठीक है, एट्रीब्यूट दिया, उसके बाद उसमें डबल कॉट के अंदर में उसका वैल्यू होना चाहिए, एट्रीब्यूट दिया, डबल कॉट के अंदर में उसका वैल्यू होना चाहिए, भले आप अनलिमिटेड एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, एनी कंफ्यूजन गाइस, किसी को कुछ दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो यू कैन रिएक्ट विद दिस जल्दी से। ओके, बाकी अभिषेक राठौर, चलो ठीक है, हमें ठीक है, ओके, आई थिंक क्लियर है सबको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। कल हम थोड़ा सा और एट्रीब्यूट में डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी नई नई चीज़ें देखेंगे जो कि HTML में जानना ज़रूरी है, और कल के कल हम HTML ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सो मिलते हैं कल के सेशन पे।